मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित परीक्षोपयोगी एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एलटीगेट सोशल साइंस सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 32वीं वीडियो है और इस वीडियो के सभी प्रश्न गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट हिस्ट्री से लिए गए हैं। ये परीक्षा 2017 में संपन्न हुई थी। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि किसने पुष्यमित्रों को पराजित किया, जिसका सही आंसर है स्कंदगुप्त। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नांकित राजाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे चामुंडराज, दुर्लभराज, कर्ण और कुमारपाल 4 शासकों के नाम दिए गए हैं और इनको इनके शासन काल के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। ये सभी शासक जो है गुजरात से संबंधित हैं। गुजरात के चालुक्य वंशी शासक हैं। गुजरात के चालुक्य वंशी शासक हैं। इनको सोलंकी वंशी शासकों के नाम से भी जाना, चालुक्य वंशी या सोलंकी वंशी शासक हैं। और इनका क्रम एक बार आप देख लीजिए। चामुंडराज, तो चामुंडराज का समय है 1008 से 1020 ईस्वी। इसके बाद कर्ण है, कर्ण का समय है 1064 से 1094 ईस्वी। इसके बाद दुर्लभ राज है, तो दुर्लभ राज का समय है 1022 और कुमारपाल का समय 1143 से लेकर 1172 तक। तो सबसे पहले अब इसमें कौन आ रहा, सबसे पहले आपका आ रहा है चामुंडराज, तो पहला विकल्प हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका 1022 दुर्लभ राज आएगा, तो 1 3। इसके बाद कर्ण आएगा, फिर 2 और 4। 1 3 2 4 आपका सही आंसर होगा। 1 3 2 4 विकल्प भी आपका सही आंसर है। इसमें जो अन्हिलवाड़ा का जो चालुक्य वंश था, अन्हिलवाड़ा का चालुक्य वंश था, जिसको हम लाट के चालुक्य के नाम से भी जानते हैं। इनको गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंशी शासकों के नाम से भी जानते हैं। और इसका संस्थापक कभी कभी पूछा जाता है, तो इस वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। मूलराज प्रथम जो है गुजरात के चालुक्यों का संस्थापक था। और इसके एक लेखक है मेरुतुंग ने लिखा है, सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ मंदिर के दर्शन के निमित्त प्रत्येक सोमवार को जाया करता। कौन? मूलराज प्रथम जो है, यह मेरुतुंग के अनुसार सौराष्ट्र जो सोमनाथ का मंदिर गुजरात में था, सौराष्ट्र प्रांत में, वहां के दर्शन के निमित्त यह प्रत्येक सोमवार को नित्य रूप से जाया करता था। आपका जो कर्ण है, चालुक्य वंशी शासक कर्ण, तो कर्ण जो है परमार शासक जयसिंह को इसने मार डाला था। परमार शासक जयसिंह को मार डाला था। एक इसकी प्रसिद्ध उपाधि है, परीक्षाओं में पूछी जाती है, त्रैलोक्य मल्ल किसकी उपाधि थी? तो त्रैलोक्य मल्ल जो है सोलंकी शासक कर्ण की उपाधि थी। और उसने कर्णावती नगर, कर्णेश्वर मंदिर, कर्णसागर झील, कर्णमेरु मंदिर, इन सब का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, महेंद्र पंचम पर विजय प्राप्त कर राजराज प्रथम ने श्रीलंका में अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इस हमारा सही आंसर है, महेंद्र पंचम पर विजय प्राप्त करने के पश्चात राजराज प्रथम ने पोलोनरुवा में अपनी राजधानी बनाई थी। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। महेंद्र पंचम का नाम इसके पहले की वीडियो में आया है, जिसको राजराज फर्स्ट के पुत्र राजेंद्र द्वितीय ने जो है युद्ध में पराजित करने के पश्चात बंदी बना लिया था और अपने राज्य लाया था, जहां पर उसको 12 वर्ष तक कैद में रखा था और कैद में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी महेंद्र पंचम को पहले राजराज ने भी पराजित किया था, लेकिन उसने उसको
जो है उसका राज वापस कर दिया था। केवल उत्तरी प्रांत पर, श्रीलंका का जो उत्तरी भाग था उसी पर उसने अपना अधिकार किया था और पोलोनरुआ को अपनी राजधानी बनाया था। तो प्रश्नगत हमारा विकल्प डी उत्तर सही है। इसका नाथ उसने पोलोनरुआ का रखा था जननाथ मंगलम। जननाथ, ये भी प्रश्न पूछा जाता, जननाथ मंगलम किसका नाम था? तो जननाथ मंगलम पोलोनरुआ का ही नाम था, जननाथ मंगलम। और एक अभिलेख है तिरुवालुंगाडु अभिलेख से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, ताम्रपत्र लेख है कि राजराज ने सिंघल के उत्तरी भागों पर अधिकार कर लिया और उसकी राजधानी जो थी अनुराधापुर, यहाँ पे विकल्प वाला जो है अनुराधापुर, तो अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया था। और श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात राजेंद्र प्रथम ने जो है सिंगलांतक नामक उपाधि धारण की थी। सिंगलांतक नामक उपाधि धारण की थी। और इसने जो श्रीलंका का जो उत्तरी भाग था जिस पर विजय प्राप्त की थी, उत्तरी श्रीलंका का जो प्रदेश था उसको मुम्मड चोल मंडलम उसका नाम रखा, मुम्मड चोल मंडलम उस प्रांत का नाम रखा। और राजधानी कहाँ बनाया? पोलोनरुआ को, जिसका नाम रखा जननाथ, ऊपर भी बताया जननाथ मंगलम। चोल प्रांत का नाम मुम्मड चोलपुरम और राजधानी जननाथ मंगलम। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस चोल शासक का मूल नाम जो है अरिमोल वर्मन था? अरिमोल वर्मन किसका नाम था? वह आपका था राजराज फर्स्ट का नाम था। राजराज प्रथम का शासनकाल जो है 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक माना जाता है। 985 से लेकर 1014 तक माना जाता है। इसकी कुछ ऐसी उपाधियां जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। सिंगलांतक मैंने आपको बता दिया। एक है केरलांतक, केरल पर विजय प्राप्त करने के पश्चात इसने केरलांतक नामक उपाधि धारण की थी। चोल नारायण इसकी एक उपाधि थी, चोल नारायण इसकी उपाधि थी। जय गोंड इसकी एक उपाधि थी, जय गोंड उपाधि थी। चोल मार्तंड काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया, चोल मार्तंड इसकी एक उपाधि थी, चोल मार्तंड। क्षत्रिय शिखामणि किसकी उपाधि थी? तो क्षत्रिय शिखामणि भी इसी की उपाधि थी, क्षत्रिय शिखामणि। शिवपाद शेखर बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, शिवपाद शेखर किसकी उपाधि थी? शिवपाद शेखर राजराज फर्स्ट की उपाधि थी। रविकुल माणिक्य किसकी उपाधि थी? रविकुल माणिक्य। ये सब पूछे जाते हैं इसलिए सब पे चर्चा कर दे रहा हूं। रविकुल माणिक्य भी राज फर्स्ट की उपाधि थी। मुम्मड चोल किसकी उपाधि थी? राजराज फर्स्ट की थी। मुम्मड चोल का अर्थ होता तीन मुकुट धारण करने वाला, तीन मुकुट धारण करने वाले को मुम्मड चोल के नाम से जाना जाता है। तो ये सब जो है राजराज फर्स्ट की महत्वपूर्ण उपाधियां थी। हाँ, एक और आती है नित्य विनोद किसकी उपाधि थी? नित्य विनोद भी राजराज फर्स्ट की ही उपाधि थी। और चीनी स्रोतों में राजराज को लोप्स कहा गया, लोप्स। ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से कि किस चोल शासक को चीनी स्रोतों में लोप्स के नाम से संबोधित किया गया है, या राजराज को चीनी स्रोतों में किस नाम से जाना जाता है? तो लोप्स के नाम से जाना जाता है। और चोल सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी राजराज फर्स्ट को ही माना जाए। कभी कभी ये परीक्षाओं में इसकी माँ का भी नाम पूछा गया है। इसकी माँ का नाम था वानवन महादेवी, इसकी माँ का नाम था। राजराज प्रथम की माँ का क्या नाम था? वानवन महादेवी। पत्नी का नाम भी पूछा जाता है। इसकी जो प्रधान महिषी कौन थी, प्रधान पत्नी कौन थी? तो लोक महादेवी। इसकी जो प्रधान महिषी थी या मुख्य रानी जो थी उसका नाम था लोक महादेवी।
देवी। और एक अन्य पत्नी थी उसकी, जो कि राजेंद्र प्रथम की माँ थी, उसका नाम था त्रिभुवन महादेवी। त्रिभुवन, राजेंद्र प्रथम की माँ का नाम भी पूछा जाता, तो त्रिभुवन महादेवी, त्रिभुवन महादेवी, ये सब काफी महत्वपूर्ण है। राजराज के आध्यात्मिक गुरु का भी नाम पूछा जाता है। राजराज का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो कुरवर डेवार। कुरवर काफी महत्वपूर्ण है। कुरवर डेवार जो है राजराज का आध्यात्मिक गुरु था। और एक प्रश्न पूछा जाता कि राजराज की प्रथम विजय की कौन सी थी? तो राजराज ने सबसे पहले केरल की विजय की थी। राजराज की प्रथम विजय केरल है। और अंतिम विजय कौन सी है? मालदीव, जिसको 1200 द्वीपों का समूह कहा गया था। 1200 द्वीपों का समूह कहा गया था। और इसने बेंगी के जो पूर्वी चालुक्य थे उनको अपना संरक्षित राज्य बनाया था। वह पहला शासक जिसने भूमि की पैमाइश, अपने साम्राज्य की संपूर्ण भूमि की पैमाइश कराकर जो है राजस्व एकत्र किया था। तो वह भी आपका कौन था? आपका राजराज प्रथम ही था। तो ये सब राजराज प्रथम से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट हैं। आगे की वीडियो में इससे संबंधित और फैक्टों पर भी चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न है, भोज परमार द्वारा रचित ग्रंथों को उनके विषयों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में जो है राजपरमार भोज के द्वारा रचित ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, और सूची सेकंड में वो ग्रंथ जो है वो रचनाएं किस क्षेत्र से संबंधित है उसका विवरण दिया गया है। तो हमें मिलान करना है कि कौन सी पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है, और सभी परमार भोज की ही रचना है। तो सबसे पहले सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, तो सरस्वती कंठाभरण। और फिर है साम्रांगण सूत्रधार, इसके बाद है कूर्म शतक, और फिर है नाम मालिका, नाम मालिका। तो जो सरस्वती कंठाभरण है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो यह व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह अलंकार से अलंकार कोश से भी संबंधित है, लेकिन यह मुख्य रूप से व्याकरण से संबंधित है। तो सरस्वती कंठाभरण में हो जाएगा 3, ए में 3। सम्रांगण सूत्रधार जो है यह शिल्प शास्त्र का, यह वास्तुशिल्प या शिल्प शास्त्र या वास्तुशिल्प का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो बी में हो जाएगा 2। इसके बाद आपका आएगा कूर्म शतक। तो कूर्म शतक एक काव्य है, तो सी में आ जाएगा 4। और नाम मालिका, नाम मालिका जो है यह बेसिकली एक कोश है, तो आ जाएगा इसमें 1। तो 3, 2, 4, 1 आपका सही आंसर है। 3, 2, 4, 1 विकल्प सी हमारा सही आंसर है। कभी कभी जो है सम्रांगण सूत्रधार में इसका क्षेत्र तो पूछा जाता है उसमें कुल कितने अध्याय हैं। तो सम्रांगण सूत्रधार में जो है 84 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 84 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, संगम युग में गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता था? तो संगम काल में, संगम युग में गुप्तचरों को ओर्रार के नाम से जाना जाता था। ओर्रार के नाम से जाना जाता था। विकल्प ए हमारा सही है। ओर्रार को वय नाम से भी जाना जाता था, वय नाम से भी जाना जाता। ओर्रार अथवा वय, यह जो है दोनों गुप्तचरों को कहा जाता था। संगम काल से संबंधित कुछ ऐसी शब्दावलियां आती जो परीक्षाओं में प्रायः पूछी जाती हैं। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, शेष पर आगे वाली वीडियो में भी चर्चा होगी। जैसे पूछा जाता है कि मंत्रियों को क्या कहा जाता था? संगम युग में मंत्री को क्या कहा जाता था? तो मंत्रियों को अम्यचार कहते हैं। अमच्चर जो लिखा है ये है अमिचार, तो मंत्रियों को अमिचार कहा जाता था। इसके बाद जो है ब्राह्मणों को किस नाम से जाना जाता था? तो ब्राह्मणों को अंडनार के नाम से जाना जाता था। अंडनार, ब्राह्मण को अंडनार के नाम से जाना जाता था। प्रायः पूछा जाता है कि शासक वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? शासक वर्ग को किस नाम से जाना जाता? तो शासक वर्ग को अरसर के नाम से जाना जाता था। अरसर के नाम से शासक वर्ग को जाना जाता था। बेनिगर पूछा जाता, बेनिगर से हमारा क्या तात्पर्य है? तो बेनिगर वणिक वर्ग को बोला जाता था। बेनिगर वणिक वर्ग को बोला जाता था। कैडेसियर,
कैडेसियर से हमारा क्या तात्पर्य था? कैडेसियर, संगम काल में कैडेसियर किसको कहा जाता था? कैडेसियर जो कृषकों या मजदूरों को कहा जाता था, कृषकों या मजदूरों को कैडेसियर के नाम से जाना जाता था। और किसानों को किस नाम से जाना जाता था? किसान को तो बेल्लाल कहा जाता था, किसानों को बेल्लार या बेल्लाल, बेल्लार या बेल्लाल के नाम से किसानों को जाना जाता था। एक शब्दावली आती है एनियर से हमारा क्या तात्पर्य है? संगम काल में एनियर, तो संगम काल में जो एनियर होता था वह शिकारी वर्ग को कहा जाता था, शिकारी वर्ग को एनियर नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो एक आया जाता पुलैयन, पुलैयन से हमारा क्या आया है संगम काल में? तो पुलैयन जो रस्सी का कार्य करने वाले व्यक्तियों को बोला जाता, रस्सी का कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुलैयन के नाम से जाना जाता था। लोहार को कोलार के नाम से जाना जाता, लोहार को कोलार। ये तो काफी कम महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी तक और जो बताएं काफी महत्वपूर्ण है। ये आता था डाकुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो मलवर या कलवर, मलवर या कलवर, मलवर या कलवर जो है डाकुओं को कहा जाता था, डाकुओं को मलवर के नाम से जाना जाता था। और एक शब्दावली आती है पंचतिड़ई, संगम काल में पंचतिड़ई क्या था? संगम काल में पंचतिड़ई, तो पंचतिड़ई जो है बेसिकली आपका अनुचित विवाह को कहा जाता था, प्रेम विवाह को, प्रेम विवाह को पंचतिड़ई के नाम से जाना जाता था। जो माता पिता की अनुमति के द्वारा जो विवाह होता था, जिसको हम मान्य विवाह की श्रेणी में रख सकते हैं, उसको कापू कहा जाता था। माता पिता की अनुमति के द्वारा किया गया विवाह कापू के नाम से जाना जाता था। और बिना अनुमति का जो विवाह होता तो उसको कलाबू, यह प्रश्न पूछा गया है, कलाबू के नाम से जाना जाता था। माता पिता की अनुमति के बिना जो शादी हो जाती थी उसको कलाबू कहा जाता था, प्रेम विवाह को पंचतिड़ई कहा जाता था। और एक पक्षी प्रणय निवेदन आता है, एक पक्षी प्रणय निवेदन, एक पक्षीय प्रणय निवेदन, तो कक्कड़ई, कक्कड़ई या कक्कड़ई जो है एक पक्षी प्रेम निवेदन को बोला जाता था। और संगम काल में, और हाँ एनाड आता, एनाड से हमारा क्या आशय है? तो एनाड संगम काल में जो है सेनापति को कहा जाता था। संगम काल में एनाड किसकी उपाधि थी? सेनापति की उपाधि होती थी। और करई से क्या आशय होता था संगम काल में? करई, करई, तो करई आपका जो संगम काल में होता था भूमिकर को कहा जाता था, भूमिकर को करई के नाम से जाना जाता था। उलूग या सुंगम, उलूग या सुंगम, तो उलूग या सुंगम जो है यह सीमाकर या चुंगीकर को कहा जाता था, सीमाकर या चुंगीकर को उलूग या सुंगम के नाम से जाना जाता था। प्रश्न आता है भूमि मापन की इकाई की क्या थी? भूमि मापन की इकाई मा या बेली होती थी, मा या बेली जो है भूमि मापन की इकाई होती थी। अनाज मापने की इकाई क्या होती थी? तो नाली, नाली अनाज मापने की एक इकाई होती थी। दूसरी अंबानम थी, अंबानम या नाली, अंबानम या नाली जो है अनाज मापने की इकाई होती थी। और जो राजा का जन्म दिवस मनाया जाता तो उसको पोरुनल, पेरुनल, पेरुनल से क्या है? राजा का जन्म दिवस मनाया जाता तो उसको पेरुनल कहा जाता था। मनरम पूछा जाता, बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में, तो मनरम जो है राजा का न्यायालय होता था, राजा का न्यायालय जो होता है उसको मनरम कहा जाता था। जो और जो राज दरबार होता तो उसको क्या कहा जाता था? उसको नालवे कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं नालवे और मनरम में। तो नालवे राज दरबार को कहा जाता था और राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। राजा की उपाधि पूछी जाती कि राजा की कौन कौन सी उपाधि होती थी? तो राजा को मन्नम को कहा जाता था, को कहा जाता था, मन्नम कहा जाता था, वेंदन कहा जाता था, को, मंदन, वेंदन, ये सब राजा की उपाधियां होती थी। इसके अलावा जो कुछ भूमियों के प्रकार होते थे उन भूमियों को हमेशा जो है मिलान के लिए परीक्षाओं में जनरली दे ही दिया जाता है। जैसे आता है कुरुंजी, कुरुंजी या कुरुंची जो है, तो कुरुंजी या कुरुंची जो होती थी
वह पर्वतीय भूमि होती थी। वह पर्वतीय भूमि को क्या कहा जाता था? कुरिंची या कुरुंजी कहा जाता था। इसके बाद दूसरी शब्दावली आती है इसमें पलई। पलई जो है रेतीली भूमि को कहा जाता था। कैसी? रेतीली भूमि को कहा जाता था। इसके बाद आता है मुलई। मुलई मुलई जो होती है चारागाह भूमि। मुलई चारागाह भूमि को मुलई कहा जाता था। इसके बाद एक शब्द आता है मरुदम। मरुदम, तो मरुदम जो है उपजाऊ भूमि को कहा जाता था। जो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि होती थी उसको मरुदम कहा जाता था। और एक शब्द आता है नेथल। नेथल, तो नेथल जो समुद्र तटीय भूमि को कहा जाता था। तटीय, समुद्र तटीय या तटीय भूमि को नेथल कहा जाता था। ये जो संगम काल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, किसी न किसी रूप में पूछी गई हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का मुख्यमंत्री कौन था? हर्षवर्धन का मुख्यमंत्री कौन था? तो हर्षवर्धन जैसा कि वर्धन शासक था जो कि 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था, तो उसका जो मुख्यमंत्री जो था वह था भंडी। वह था भंडी, उसका ममेरा भाई था। हर्ष का संबंध पूछ लिया जाता, क्या था? हर्ष का भंडी क्या था? एक उसका ममेरा भाई था। और उसका प्रधान सचिव या मुख्य मंत्री, प्रधान सचिव ने कह के इसको आप हाँ प्रधान सचिव कह सकते हैं। प्रधान सचिव या महामंत्री या भंडी, अरे इसको मुख्यमंत्री आप कह सकते हो। और राजवर्धन की जब मृत्यु हुई थी तो उसके पश्चात जो है भंडी की भूमिका जो है वर्धन साम्राज्य में काफ़ी बढ़ गई थी। तो हर्षवर्धन का मुख्यमंत्री कौन था? भंडी था। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। और राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात जब उत्तराधिकार की समस्या आई तो उस उत्तराधिकार के प्रश्न को तय करने के लिए भंडी ने अपनी मंत्रिपरिषद की एक बैठक बुलाई थी। अभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया, पीसीएस या किसी परीक्षा में पूछा गया है। और आपका इसमें जो कुंतल है, कुंतल जो है हर्ष की अश्वारोही सेना का, हर्ष की जो अश्वारोही सेना थी, अश्वसेना था, उसका प्रधान होता था। कौन? कुंतल। और सिंहनाद कौन था? तो उसका प्रधान सेनापति था, मुख्य सेनापति, थल सेनापति इसको आप कह सकते हो। सिंहनाद जो है मुख्य सेनापति था, मुख्य सेनापति था। और देवगुप्त जो हर्ष का मित्र था, मौखर शासक था देवगुप्त। और एक और आता है हस्ती प्रधान सेना, हाथियों की सेना का प्रधान कौन था? तो वो स्कंदगुप्त था। वो था कौन? स्कंदगुप्त था। गुप्त वंशी स्कंदगुप्त नहीं, बल्कि जो है यह वर्धन वंश से संबंधित था। और बांसखेड़ा अभिलेख में जो इसके संबंध में सूचना हमें प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, दुर्जनपुर अभिलेख में रामगुप्त को क्या उपाधि दी गई है? तो दुर्जनपुर अभिलेख में रामगुप्त को क्या उपाधि दी गई है? अभी कल की वीडियो में चर्चा हुई थी। जो दुर्जनपुर अभिलेख है मध्य प्रदेश के बिस्सा जिले में स्थित है और यह बेसिकली जैन अभिलेख है। और इसमें जो है रामगुप्त की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने में काफ़ी मदद मिलती है इससे। तो इसमें रामगुप्त को महाराजा धीराज कहा गया। विकल्प बी हमारा सही आंसर, महाराजाधिराज रामगुप्त। और यहाँ से मैंने आपको कल बताया था 3 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 2 जैन मूर्तियां जो है जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभु की हैं। किसकी हैं? चंद्र प्रभु की। और एक जो है पुष्पदंत की है, एक पुष्पदंत की है। और कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बेसनगर से। इसको प्राप्त किसने किया था? इन जो मूर्तियों को किसने प्राप्त किया था बेसनगर के? तो जी.एस. गई महोदय के द्वारा इन मूर्तियों को प्राप्त किया गया था। और इस अभिलेख में राम बताया गया है कि रामगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। दुर्जनपुर अभिलेख में भी बताया गया कि रामगुप्त जो है जैन धर्म का अनुयायी था। एक नाम आता है चेलू छमड़, चेलू छमड़ या समड़ भी हो सकता है, चेलू छमड़। तो चेलू छमड़ के प्रभाव, यह जैन आचार्य था चेलू छमड़, उसके प्रभाव में आकर रामगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। जबकि गुप्तों का धर्म क्या था? वैष्णव धर्म के अनुयायी होते थे। और इसमें जो है एक चंद्रक्षमाचार्य
नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है? चंद्र क्षमा चार्ज नामक एक जैन व्यक्ति का या जैनाचार्य का भी उल्लेख मिलता है, जिसको पाणिपत्रिक कहा गया। क्या कहा गया है? पाणिपत्रिक। पाणिपत्रिक मतलब ऐसे साधुओं को पाणिपत्रिक कहा जा सकता है या कहा जाता है जो भोजन करने के लिए किसी बर्तन का यूज नहीं करते, किसी पात्र का यूज नहीं करते, बल्कि अपनी अंजलि में ही रखकर भोजन का प्रयोग करते हैं। एक प्रश्न रामगुप्त से संबंधित ये भी आज के समय में आ जाता, क्योंकि यहाँ से कुछ ताम्र मुद्राएं जो दुर्जनपुर अभिलेख प्राप्त हुआ, यहाँ से ताम्र मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं और उस पे रामगुप्त का नाम अंकित है, भिलसा और एरण से प्राप्त हुई हैं। तो कहा जाता है कि वह कौन सा गुप्त शासक था जो सबसे पहले तांबे की मुद्राओं को जिसने चलाया था? तांबे की मुद्राओं को चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? अब इनके आधार पर जो भिलसा और एरण से मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, रामगुप्त को ही दिया जाता है। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, महाराजा धीराज। इसके बाद जो है पुलकेशी द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्ष के किस सैन्य बल का स्पष्ट उल्लेख है? तो पुलकेशी द्वितीय के ऐहोल अभिलेख के संबंध में हम लोगों ने विस्तृत रूप में पढ़ा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसके पहले की वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि पुलकेशी द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उसमें हर्ष की गज सेना का उल्लेख मिलता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। जब पुलकेशी द्वितीय ने हर्ष को हराया था तो उसमें था कि युद्ध में हाथियों की सेना के मारे जाने के कारण हर्ष का हर्ष समाप्त हो गया। क्या था? युद्ध में हाथियों की सेना के मारे जाने के कारण हर्ष का हर्ष समाप्त हो गया। भय विगलित, यहाँ ऐसे लिखा हो भय, ये भी दे दिया जाता है, ये भी सेंटेंस दे दिया जाता है संस्कृत में। भय विगलित हर्षो, भय विगलित हर्षो एन चाकारी हर्षः। भय विगलित हर्षो एन चाकारी हर्षः। और ऐहोल अभिलेख में जो है हर्ष को सकलो उत्तरापथनाथ, सकलो उत्तरापथनाथ किसकी उपाधि थी? हर्ष की उपाधि थी। और ऐहोल अभिलेख में ही जो है इसको सकलो उत्तरापथनाथ कहकर संबोधित किया गया। एक प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम किस अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले जो है गुर्जर जाति का उल्लेख कहां पे मिलता है? पुलकेशी द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। प्रश्नगत हमारा उत्तर विकल्प सी, गज सेना सही है। अगला प्रश्न है, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। सिद्ध संवत को किसने प्रारंभ किया था? सिद्ध संवत, तो सिद्ध संवत जो है बेसिकली एक चालुक्य शासक था जिसका नाम था जय सिंह सिद्धराज। इसका पूरा नाम था जय सिंह सिद्धराज। तो जय सिंह सिद्धराज के द्वारा जो है इसको चालू किया गया था। तो विकल्प सी जय सिंह हमारा सही आंसर है। सिद्धराज इसकी उपाधि थी जिसके आधार पर इसने सिद्ध संवत का परिवर्तन 1113-14 में 1113-14 में जो है इसने सिद्ध संवत चलाया था, 1113-14 ईस्वी में। ठीक है, और तो विकल्प सी हमारा सही है। कभी कभी कल संवत का समय पूछा जाता है। कल संवत चर्चा हुई है कल संवत पे। कल संवत का समय जो कल संवत का उल्लेख कहाँ मिलता है? हर्ष के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। अरे पुलकेशी द्वितीय के ऐहोल अभिलेख मिलता है 3102 ईसा पूर्व इसका समय है। ठीक है, एक संवत पूछा जाता है वीर निर्वाण दिवस। वीर निर्वाण संवत, वीर निर्वाण संवत का समय क्या है? तो वीर निर्वाण संवत का समय है 527 माना जाता है श्वेतांबर परंपरा में और 662 माना जाता है दिगंबर परंपरा में। ये महावीर स्वामी के निर्वाण से संबंधित तिथियां हैं। एक संवत पूछा जाता कोल्लम संवत। कोल्लम संवत, तो कोल्लम संवत जो है शंकराचार्य से संबंधित है, 825 ईस्वी इसका समय है। मालव संवत या विक्रम संवत, सतयुग संवत तो वही 57 ईसा पूर्व में इसका समय है। और कलचुर संवत का समय पूछा जाता है कलचुर या चेद संवत। कलचुर या चेद संवत इसका समय है 248
248 ईस्वी 248 ईस्वी। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया। सभी प्रश्न गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 के प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे और आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक उससे संबंधित जो भी और कंटेंट हो सकते हैं, परीक्षा को के दृष्टिकोण से उपयोगी हो सकते हैं, उस पर भी मैंने चर्चा की है। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।